जय माता दी बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। सबसे पहले हम अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। कंसेप्ट में पहला है एंटिटी कंसेप्ट। इसको हम लोग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस मैन एंड बिजनेस इज टू बी सेपरेट। बिजनेस मैन और बिजनेस अलग अलग होता है। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या कैपिटल ड्राइंग की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गया? ये कंसेप्ट बताता है कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है, और हम लोग जो हमेशा रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिजनेस की बुक में करते हैं, बिजनेसमैन की बुक में नहीं। दूसरा होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली मनी मेजरेबल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग केवल उसी ट्रांजेक्शन को बुक में रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में मेजरेबल है। जो मनी में मेजरेबल नहीं होगा उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थर्ड, कंटिन्यूटी कंसेप्ट। इसको हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर इन इंडिफिनिट टाइम। हमारा जो व्यापार होगा भविष्य में अनंत काल तक चलता रहेगा, अनिश्चित काल तक। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड का रिकॉर्डिंग करते हैं। फोर्थ आता है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट एनी कमोडिटी और असेट्स परचेज बाई फर्म और बिजनेसमैन ऑन ए पर्टिकुलर प्राइस। दिस पर्टिकुलर प्राइस इज नोन एज कॉस्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन जो भी खरीदता है कुछ भी, उसके लिए सर्टेन पेमेंट करता है, उसी पेमेंट को हम कॉस्ट कहते हैं, और उसी कॉस्ट प्राइस पे हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस असेट्स को या गुड्स को। इसको बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। फिर है अगला रियलाइजेशन कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली रियलाइजेबल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक, नॉन रियलाइजेबल ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। मतलब वो ट्रांजेक्शन जो रियलाइजेबल हो जाए, वसूली योग्य हो जाए, उसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट, और उसी को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर गिवन, हम किसी को आदेश देते हैं सामान के लिए, या ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं सामान के लिए, उसकी हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते। जब हम गुड्स को डिलीवर करते हैं या उसको डिलीवरी हम रिसीव करते हैं तभी उसको हम रिकॉर्ड करते, उसके पहले रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये हमारा बताता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। फिर हमारा है एक्रूड कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक। कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन, ये कंसेप्ट बताता है कि उधार नकद दोनों की हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। फिर आता है मैचिंग कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेसमैन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देन अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेसमैन compare between revenue and cost or revenue and expenses. If revenue is greater than expenses then firm gets profit, or if revenue is less than expenses then firm gets loss. ये कंसेप्ट बताता है कि हर बिजनेसमैन एक सर्टेन टाइम के बाद अपना प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना चाहता है। प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए वो अपने आय और व्यय का मैचिंग कराता है। यदि आय ज़्यादा है व्यय से तो प्रॉफिट, यदि आय व्यय से कम है तो लॉस होगा। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, उसको समय अवधारणा कहते हैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हर बिजनेसमैन, हर ट्रेडर एक सर्टेन टाइम का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना चाहता है। वो सर्टेन टाइम ही वो पीरियोडिसिटी होती है। भारत में जनरली एक साल पर प्रॉफिट फाइंड करते हैं, वो 1 अप्रैल से नेक्स्ट मार्च 31 मार्च तक होता है। इसे हम अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। इसे हम हिंदी में रूढ़िवादिता की प्रथा भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑल फ्यूचर लॉसेस रिकॉर्डेड इन द बुक and profit ignored.
ये कंसेप्ट बताता है कि हम सारे फ्यूचर जो लॉसेज हैं उसको तो बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन जो हमारा फ्यूचर प्रॉफिट है उसको इग्नोर कर देना चाहिए, उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। फिर है ड्यूअल कंसेप्ट, इसे अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजेक्शन एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्टेड टू लेजर्स। कोई भी जो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रांजेक्शन जो होगा वो कम से कम 2 लेजर अफेक्ट करता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, इसलिए डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं इसको। समझ में आ गया? इस तरह हम देखेंगे अब कन्वेंशन के बारे में। पहला है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन। ये कंजर्वेटिव कंसेप्ट है, जैसे वैसे बताया गया है, सेम तरीका है। ये भी कहता है कि जो फ्यूचर लॉसेज है उसको रिकॉर्ड करेंगे और फ्यूचर प्रॉफिट को इग्नोर कर देंगे। दूसरा है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज टू देयर स्टेक होल्डर्स। ये कन्वेंशन बताता है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो अपने स्टेक होल्डर को बता देनी चाहिए, और जो नॉन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। नंबर 3 कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ये कन्वेंशन बताता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करना चाहिए और नॉन इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन को कंबाइंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। पेटी कैश बुक इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन if any method accepted by firm then continue in future। ये बताता है कि अगर कोई मेथड आप एक बार एक्सेप्ट कर ले तो उसे फ्यूचर में कंटिन्यू करें, उसको चेंज नहीं करना चाहिए, नो चेंज इन एवरी ईयर। फिर से एक बार बता दूं, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी में बताता है कि अगर कोई मेथड आप एक बार एक्सेप्ट कर लो तो उसी मेथड को फ्यूचर में कंटिन्यू करोगे, उसमें कोई चेंजेज नहीं रहोगे। फिर आपका कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ। ये कन्वेंशन में बताता है कि अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग करते समय या क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग करते समय जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड लॉ हैं उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए, उसका लॉ का वायलेशन नहीं होना चाहिए। फिर आपका है अकाउंटिंग पीरियड कन्वेंशन। अकाउंटिंग पीरियड कन्वेंशन ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की तरह से है कि हर एवरी बिजनेसमैन फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज ए अकाउंटिंग पीरियड। अब भारत में अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक होता है और उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट करते हैं। फिर एक कन्वेंशन ऑफ एक्यूरेसी। ये कन्वेंशन में बताता है कि जो भी हम बुक में लिखें वो एक्यूरेट लिखें, कोई लमसम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक्यूरेट वैल्यू रिकॉर्ड होना चाहिए जिससे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन एक्यूरेट शो करे। 8th है अकाउंटिंग इक्वेशन कन्वेंशन। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन टोटल असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बैलेंस शीट इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बनता है। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टोटल एसेट्स हमेशा टोटल लायबिलिटी के बराबर होनी चाहिए और टोटल लायबिलिटी इक्वल टू होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया? ये मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, डिटेल में आप इसको बुक में पढ़ सकते हो, अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। जय माता दी।